पार्ट ऑफ ऐसे करके था, वो कौन सा था ध्रुव? मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा था, उसके हमें आंसर ही नहीं मिला क्योंकि ऑप्शन जैसे अजीब अजीब से थे। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं मैंने नहीं लिया वो नहीं मैंने नहीं लिया, शायद मेरे को याद नहीं उसमें था मैनेजमेंट इज नॉट डैश और फिर मतलब चारों के चारों उसी के ऑब्जेक्ट वो फंक्शंस थे। हो सकता है। चलो मैं मनी खत्म कराती हूँ, कल मनी भी आएगा ना आपका। हाँ जी चलो हाँ जी फटाफट से मनी दीदी में पास हो गया। गवर्नमेंट बजट। सुनिए जी, मनी एंड बैंकिंग की ये छोटा सा ही आज ही खत्म हो जाएगा। सुनिए ये पार्ट सागर 1 की बात तो सुन लो। हाँ जी बताओ। दीदी हो गया मैं पास 11th में। 11th तो हाँ वो तो हो ही गए सब। अच्छा रिजल्ट भी आ गया? हाँ दीदी आज दीदी ही आया सुबह आज को। आया। ओहो फास्ट फास्ट चल रहा है सिस्टम, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। बधाई हो, आज आए हो ना आप 12th में, तो आज बधाई हो। चलो पार्ट 1 धन्यवाद। की बात अभी अब आप स्कूल की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो ना? दीदी वो तो पहले भी कर सकता था पर करता नहीं, मैं उसमें कुछ पढ़ाते तो है नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुनिए फिर पार्ट 1 की बात करते हैं। यूनिट 2 चल रही थी बेटा जी, और यूनिट 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसका जो पार्ट 2 है बैंकिंग वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक के भी फंक्शंस पढ़े थे और कमर्शियल बैंक के भी फंक्शंस पढ़े थे। और कमर्शियल बैंक का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से याद होगा आपको। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हमने आपको पूरा बताया था कि कमर्शियल बैंक वर्क कैसे करता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी था कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करता है, और हमें लगता है कि पैसा कहीं चला गया बट पैसा तो कहीं जाता ही नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी। और फिर थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, यानी कि आरबीआई, वो तो थे ही, वो तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो कल आने ही आने हैं, जिनका कल पेपर है। एक तो इशू ऑफ करेंसी, एक आपका गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। फिलहाल स्टार्ट करते हैं मनी। मनी में ना बेटा जी पहले बहुत कुछ हुआ करता था पढ़ाने के लिए, पर अब सब कुछ तो डिलीट कर दिया है, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊं। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। मनी में जब मनी नहीं थी तो मनी ना होने से पहले की बात करते हैं, फिर मनी आने के बाद की बात करेंगे। मनी ना होने से पहले एक सिस्टम चला करता था विच वाज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। वैसे तो ये भी डिलीट हो गया है, मैं आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मैं आपको एक दो बातें बता देती हूँ, धीरे धीरे मतलब मनी खत्म कर देंगे, छोटा सा ही चैप्टर है। ये तो है मतलब है इन द सेंस कि छोटे क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, उसी का बताऊंगी, उतना ही बताऊंगी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज। अब कभी तो बोलते हैं कि ये हट गया, फिर ये पेपर में भी आ जाता है, तो इसलिए भाई आप पढ़ी लो, एक दो क्वेश्चन ही है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज। तो जब मनी नहीं होती थी तो बेटा जी बार्टर सिस्टम चला करता था, कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दाल है, और जैसे आपके पास पल्सेस है, मेरे पास राइस है, तो आपके पास एक्सेस पल्सेस है, मेरे पास एक्सेस राइस है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। आप अपने पल्सेस मुझे दे दो, मैं राइस आपको दे दूंगी। तो पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ही मनी को लेके आए हैं, ये मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 में पढ़ाया था 1947 वाले में, कि ब्रिटिशर्स ही मनी को लेके आए हैं। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने मनी का इवोल्यूशन किया। उससे पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम ही चला करता था, और बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था अगेंस्ट कमोडिटीज। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज, जिसको शॉर्ट में बोलते थे सी टू सी इकोनॉमी। इसे बोलते थे सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी इकोनॉमी मतलब आप समझ ही गए, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी। लेकिन बार्टर सिस्टम से हम मनी में क्यों आए? क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर काफी सारी कमियां थी। एक कमी नहीं थी, बहुत सारी कमी थी। बार्टर सिस्टम के अंदर काफी सारी लिमिटेशंस थी। अगर मैं कुछ लिमिटेशंस की बात करूं जो बार्टर सिस्टम के अंदर थी, सबसे पहली लिमिटेशन थी, एक सेकेंड,
चलिए जी, तो बार्टर सिस्टम की सबसे पहली लिमिटेशन थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता था लक्ष्य डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, आपने बोला? दीदी जैसे डबल मतलब जैसे अगर मुझे कोई चीज चाहिए और मतलब दो बंदे होते हैं और दो बंदे होते हैं कि एक के पास वो चीज है जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो चीज है जो उसे चाहिए, तो एक्सचेंज हो जाती थी। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ी कमी होती थी। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि बेटा जी मान लो मेरे पास राइस है, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे चावल पड़े हैं, लेकिन मुझे चावल के बदले में दाल चाहिए। अब आपके साथ क्या सीन है, आपके पास आपको चावल तो चाहिए लेकिन आपके पास दाल नहीं है, पल्सेस नहीं है, तो मैं कहूंगी जी मैं तो आपस में एक्सचेंज नहीं कर रही। पहले लोग क्या करा करते थे, जैसे किसी ने गेहूं उगाया, ऐसे होता था, ये रियलिटी है पुराने इंडिया की, कि किसी ने बहुत ज्यादा गेहूं उगा दिया, किसी ने बहुत ज्यादा चावल उगा दिए, फिर गेहूं के बदले में चावल को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बेटा जी एक्सचेंज करने के लिए 2 बार कोइंसिडेंस होना चाहिए, और कोइंसिडेंस वर्ड का मतलब होता है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जब कोई चीज अचानक से हो जाती है तो आप उसको बोलते हो ना कि अरे कोइंसिडेंस हो गया, है ना, कोइंसिडेंट हो गया, बाय चांस ऐसा हो गया। तो जब कोइंसिडेंस एक ऐसा वर्ड है जिसकी वैसे ही प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट कुछ होती है कि वो नहीं होगा, और मैं आपको बोल रही हूँ कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, 2 बार कोइंसिडेंस होना चाहिए। आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको वो चाहिए जो आपके पास है और आपको वो चाहिए जो उसके पास है, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। मतलब यू हैव टू सर्च फॉर द पर्सन who has you have to search for the person who has that commodity which you need, and you have that commodity which he needs. ऐसे 2 बार तुक्का फिट होना पड़ेगा, you have that commodity which he needs, जो कि बेटा जी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। एक ही बार नहीं होता कोइंसिडेंस, तो 2 बार कहां से हो जाएगा। अच्छा, दूसरी समस्या क्या थी, देयर वॉज लैक ऑफ स्टोरेज। ये अब आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, मैंने टॉपिक तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, अब आप अपने रिव्यूज दो। मनी आने से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी होता था, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी। सबसे पहली लिमिटेशन थी, एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए था, दूसरी थी प्रॉब्लम लैक ऑफ स्टोरेज। मतलब चलो कोई भी बोलेगा फटाफट से। फियर ऑफ रखने की जगह नहीं थी, फियर ऑफ कैपिटल लॉस, रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज ये बेटा जी कि अगर आप कुछ भी स्टोर करोगे, अगर आप कोई सी भी कमोडिटी स्टोर करोगे, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, एग्जैक्टली कोई भी कमोडिटी स्टोर करोगे तो एक तो बेटा जी लॉस, खराब होने का डर है, स्पॉइल का, चोरी होने का डर है, थेफ्ट का, एक्सेट्रा, डेप्रिशिएट भी होगी, कॉमनली सोचो। लेकिन आप मनी को इजीली स्टोर कर सकते हो। मैं साथ साथ मनी भी पढ़ाती चलती हूँ ना, कि मनी आने से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। पूरी बात कर लेते हैं। मनी आने से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी को कमोडिटी के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाता था। जैसे आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगी, है ना, बच्चे तो आज भी करते हैं बार्टर सिस्टम, कि तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, वो तो थी कि आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वो चाहिए हो जो आपके पास है और आपको वो चाहिए हो जो उसके पास है, जो कि थोड़ा सा टफ है। फिर दूसरी समस्या थी स्टोरेज की। स्टोरेज की ये समस्या थी कि अगर मैं किसी भी चीज को स्टोर करती हूँ तो या तो वो खराब हो जाएगी या वो चोरी हो जाएगा। अच्छा, मनी के साथ भी तो ये दिक्कत है कि दीदी मनी चोरी हो जाएगी। मनी के साथ चोरी वाली दिक्कत है लेकिन स्पॉइल वाली दिक्कत नहीं है। चलो मैं चोरी हटा देती हूँ। कोई भी कमोडिटी को स्टोर करोगे वो स्पॉइल होगी और बेटा जी वो डेप्रिशिएट होगी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपके हिसाब से मनी ना ही तो स्पॉइल होती है और ना ही मनी डेप्रिशिएट होती है। चाहे आप मनी को इजीली स्टोर कर सकते हो लेकिन आप कमोडिटीज को इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे। मनी आने की वजह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और स्टोरेज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आराम से बैंक में रखो, क्या दिक्कत है, कहीं पर भी रखो। तीसरा आता है
डिफिकल्टी दीदी ऑफ वो फ्यूचर वर्ड पेमेंट। बोलिए तेजस्वनी। दीदी एक वैल्यू वाली भी थी ना कि जैसे किसी को पल्सेस देनी है और किसी हाँ को आ गए, उस पे कोई भी आ गए, एनिमल आ जैसे गए, कोई अपनी काउ उस पे भी आ गए। चलो थर्ड आता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि जब मनी नहीं आई थी तो तीसरी समस्या थी डिविजिबिलिटी की। अब इसको ध्यान से सुनना, एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया, एक हो गया स्टोरेज की समस्या थी, एक थी डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी मतलब जैसे मान लो मेरे पास 5 kg राइस है। अब पहले जमाने में लोग जानवर बहुत पालते थे और सामने वाले के पास हॉर्स है, वो कह रहा है यार एक हॉर्स के बदले में 5 किलो चावल, ये तो बहुत कम है यार, एक हॉर्स के बदले में तो मेरे को 20-25 किलो चावल मिल जाए। लेकिन वी कैन नॉट डिवाइड द हॉर्स, वी कैन नॉट डिवाइड द हॉर्स, ये तो कॉमन सी बात है। यानी कि 5 किलो चावल के बदले में एक हॉर्स जाएगा, क्योंकि हॉर्स डिवाइड नहीं हो सकता है। क्योंकि बेटा जी कुछ कमोडिटीज ऐसी होती थी, देयर आर सम कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। आज क्या होता है, आप किसी को ज्यादा पैसे दे देते हो तो मानव क्या कराते हो फिर? कुछ तुम भी बोलो, मैं बोलूं कुछ, बोलो ट्राई करो। मनी डिवाइड हो एक्सचेंज जाती है, वापस कर देते हैं। हाँ चेंज वापस ले लेते हैं, क्योंकि मनी इजीली डिवाइड हो जाती है। भाई मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने कहा दीदी 20, तो आप मुझे 80 रुपए वापस कर दोगे, क्योंकि मनी डिवाइड हो जाती है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे कि हॉर्स हो गया, काउ हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट हो गया, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। आप इसे कैसे डिवाइड करोगे? ये तो बट ही नहीं सकते। देखो मेनली एनिमल्स तो कैसे डिवाइड होंगे, एनिमल्स तो डिवाइड हो ही नहीं सकते। एक बारी को आप 10 किलो चावल है तो 4 किलो और 6 किलो अलग कर सकते हो, लेकिन और बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन मनी के आने की वजह से ये वाली समस्या भी सॉल्व हो गई। आप मनी को इजीली डिवाइड कर सकते हो। आप 10 रुपए को कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, 5-5 कर लो, 2-2 के 5 कर लो, 1 के 10 कर लो, कितने भी कर लो भाई, तो मनी इजीली डिवाइड हो जाती है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो इजीली डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? स्टोरेज। मनी इजीली स्टोर हो जाती है, ये सब चीजें स्टोर नहीं होती। सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि पहले तो मैं बंदा ढूंढूं, यही काम रह गया मेरा, कि पहले मैं ऐसा बंदा ढूंढूं जिसके पास वो हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो हो जो उसे चाहिए। तो ये कुछ बार्टर सिस्टम की कमियां थी। फोर्थ कमी आती है जिसकी तेजस्वनी आप बात कर रहे थे, दैट इज लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। बेटा जी उस टाइम पे किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जैसे मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ और बच्चे सोचते हैं कि अरे मजाक है, मजाक नहीं है, ये सच है। 10 kg राइस इज इक्वल्स टू 10 kg गोल्ड। पहले जमाने में ऐसे होता था, क्योंकि किसको पता है कि गोल्ड महंगा है? आज आपको पता है ना कि गोल्ड महंगा है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू है मनी के टर्म्स में। आपने गोल्ड की वैल्यू निकाल रखी है मनी के टर्म्स में, और राइस की वैल्यू भी निकाल रखी है मनी के टर्म्स में, तो आपको पता है कि राइस सस्ते हैं, गोल्ड महंगे हैं। लेकिन उस टाइम पे बेटा जी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती थी। और कोई वैल्यू क्यों नहीं होती थी? क्योंकि देयर वॉज नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट था ही नहीं, किस चीज में मेजर करें। लेकिन जब मनी आई तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या आया, आप बताओगे? जब मनी आई तो इंडिया में हर चीज को किस में मेजर किया जाता है आयुष? एवरीथिंग्स वैल्यू। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। मनी में किस में मेजर किया जाता है? मनी में किस चीज में मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर, रुपीज। एग्जैक्टली। तो मनी आने की वजह से हमें स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मिला। हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट तो रुपी है ना। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मतलब कि हम हर चीज को किस में मेजर करते हैं? रुपी में। लेकिन जब रुपी नहीं था तो क्या कोई चीज मेजर होती थी? द आंसर इज नो। कैसे मेजर करोगे? एवरीथिंग यूज्ड टू बी हैव अ सेम वैल्यू। इंसान अपनी, देखो बहुत अच्छी बात भी है अगर मैं साथ में जोड़ू, कितनी अच्छी बात है, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती थी, ना कोई चोरी, ना लड़ाई, ना झगड़ा। आज के टाइम पे क्या है, इंसान पैसे के लिए पागल हो गया है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू है।
तो उसको पता है कि ये चीज महंगी है, ये चीज सस्ती है। पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं रात को भी दरवाजे खुले हैं घर के, क्योंकि एवरीथिंग हैज एन इक्वल वैल्यू। हर चीज की वैल्यू इक्वल है, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, हर चीज की वैल्यू इक्वल है। तो लोगों को ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको कि जब तक बार्टर सिस्टम चलता था, कहाँ लिखा था कि गोल्ड महंगा है? लोगों के घर में इतना गोल्ड होता था, उन्हें पता भी नहीं होता था कि अच्छा गोल्ड महंगा है, चावल सस्ता है। वो तो ये सोचते थे चावल महंगा है, क्योंकि चावल के बिना तो काम नहीं चलेगा, गोल्ड के बिना तो चल जाएगा। बिकॉज राइस इज समथिंग विच यू हैव टू ईट, और इंसान के लिए खाने से ज्यादा महंगा क्या हो सकता है? अब आप सोचो कि आपके पास खाने को ही नहीं होगा तो गोल्ड का क्या करोगे? और एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए लोग 10 किलो चावल देके 10 किलो गोल्ड भी एक्सचेंज करते थे। उन्हें नहीं पता था कि गोल्ड महंगा है, क्योंकि महंगा सस्ता तो तब हुआ जब मनी आई, और मनी में हमने हर चीज की वैल्यू निकाली, तो हमें पता चला कि गोल्ड महंगा होता है, राइस सस्ते होते हैं। लेकिन बिफोर मनी, इन बार्टर सिस्टम, every commodity used to have an equal value. Every commodity used to have equal value. हर चीज की वैल्यू इक्वल होती थी। सोचो आज के टाइम पे दोबारा ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एवरी कॉमोडिटी यूज टू हैव एन इक्वल वैल्यू, हर चीज की वैल्यू बराबर होती थी। और एक आखिरी लिमिटेशन बेटा जी, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स नहीं होती थी, फ्यूचर पेमेंट्स को बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होती थी। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट्स मानो, व्हाट इज फ्यूचर पेमेंट्स? अगर मैं फ्यूचर पेमेंट, बाद में करी जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है फ्यूचर पेमेंट का? फॉर एग्जाम्पल लोन, लोन इज अ फ्यूचर पेमेंट। बट ये सब नहीं होता था। बता सकते हो क्यों नहीं होता था? मैं आपको बोलूं कि अरे तेरे पे ना अभी 5 किलो आटा है, यदि अगर अभी लेंगे तो हमें कमोडिटी अभी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, हम बाद आगे नहीं डाल सकते। उस टाइम वो कर लेते थे। एग्जैक्टली मान लीजिए कि आपके पास 5 kg आटा है। अब आपको बेटा जी आटे के बदले में चावल चाहिए, तो आप मुझे आटा उधार क्यों दोगे? सोचने की बात है। और अगर मान लो कि आप मुझे आटा उधार दोगे, तो आप ये कहोगे कि दीदी अब मुझे चावल कैसे मिलेंगे? क्योंकि कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाता था, तो कोई अपनी कॉमोडिटी क्यों देगा? लेकिन आज के टाइम पे चीजों को किसके बदले में एक्सचेंज किया जाता है? मनी के। तो मनी का लोन दिया जा सकता है, लेकिन पास्ट में जाए तो कॉमोडिटीज वगैरह में लोन वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, ना तो कोई उधार होता था, ना कोई लोन होता था। ये सब चीजें बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेरा ये टॉपिक बहुत कम नंबर का आना है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। जो मेन टॉपिक है मैं उस पर जाना चाहती हूँ। बार्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज, C2C इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में 5 कमियां थी। एक तो 2 बार तुक्का फिट करना, स्टोरेज की प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी कमोडिटी स्टोर करेंगे खराब हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स, काउ, ये सब चीजें डिवाइड नहीं हो सकती। मनी को कितना भी डिवाइड कर लो, है ना, चाहे 2000 के खुले करा लो, प्रॉब्लम क्या है? पैसे आराम से खुले हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बट कमोडिटीज इजीली डिवाइड नहीं हो पाती थी। फोर्थ आता है लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती थी। एवरी कमोडिटी यूज्ड टू हैव इक्वल वैल्यू। और बेटा जी कोई भी फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट जैसे कि लोन, उधार, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी अंडर बार्टर सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे कि बार्टर सिस्टम को दूर करने के लिए, एक सेकेंड बेटा जी,
चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। तो 5 प्रॉब्लम्स हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लैक ऑफ स्टोरेज दूसरी प्रॉब्लम। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी तीसरी प्रॉब्लम। और आप किसी चीज की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि वैल्यू मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, चौथी प्रॉब्लम। और फ्यूचर पेमेंट्स नहीं होंगी, जैसे कि लोन उधार वगैरह ये सब नहीं होगा, फिफ्थ प्रॉब्लम। लेकिन मनी के आने से, अब बहुत ध्यान से सुनना, मनी के आने से ये पांचों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि मनी आ गया तो आपको 2 बार तुक्का सेट करने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है। मनी को तो आप बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, करते ही हो आप, पेटीएम, गूगल पे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, मनी आसानी से डिवाइड हो जाती है। मनी की वजह से आप हर चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो इन दी टर्म्स ऑफ रुपीस। और फ्यूचर पेमेंट्स जैसे कि लोन, क्रेडिट, ये सब कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि मनी आ गई। तो बार्टर सिस्टम अब खत्म हो चुका है और अब किस चीज का इवोल्यूशन हो चुका है? मनी का। तो मनी के इवोल्यूशन ने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। अब आप बताइए कोई डाउट है? नहीं तो फटाफट से नोट करिए, ये लीजिए। हाँ जी बोलिए, जो कोई जो पूछना चाहता है, बी क्विक। बार्टर सिस्टम ने मनी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। मनी ने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया और अब बार्टर सिस्टम इंडिया में नहीं चलता है। अब बार्टर सिस्टम इंडिया में नहीं चलता है, अब चलती है मनी। क्लियर है अंजलि, अंशिका, अनुराग, आयुष, दक्ष, ध्रुव, एवरीबॉडी, ईशा, लक्ष्य, मानव, मानसी, प्रखर, प्रियांशी, सागर, तेजस्वनी? क्लियर है? ये आएगा कल पेपर में। हाँ जी दीदी, आप बताओगे, कोई टेंशन नहीं। मैंने तो बता दिया आज ही, क्लियर है, पेपर में कल आएगा, मैंने आज ही बता दिया। क्लियर है दीदी। ना, कल बताना, कल। बार्टर सिस्टम की पांचों लिमिटेशंस को सॉल्व करने वाला है मनी, पैसा। ठीक है जी, मनी ध्रुव, दो। प्रखर इसका ना क्वेश्चन की तरह आंसर लिख के भेजो ताकि हम ये अटैच कर देंगे। मनी जो होती है, बिल्कुल, मनी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है बेटा जी। आगे बढ़ती हूँ। जो मनी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। ये चैप्टर वैसे भी एक दिन में ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पीड पकड़ रहे हैं, ये है ही बहुत छोटा सा चैप्टर। We have क्वेश्चन नंबर 2। बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया मनी ने। ये लिखा नहीं था वैसे अभी। लीजिए बच्चे, लीजिए। मैं आपको अभी शो कर देती हूँ, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पढ़ा दूं। बार्टर सिस्टम की सारी बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था मनी ने। तो अगर वो आपसे पूछेंगे मनी के फंक्शंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट, फिर आप नोट कर लीजिएगा। मनी के फंक्शंस बेटा जी 2 कैटेगरी में है। एक है मनी के प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, मनी के 2 फंक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी फंक्शन की, अभी मैं बिल्कुल उसका अपोजिट करूंगी, ठीक है, वहां पे चलती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम आप बताएंगे, मानव आपसे शुरू करें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटा जी बार्टर सिस्टम में? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो इसको मनी ने सॉल्व कर दिया, तो ये बन गया मनी का पहला फंक्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि अब यही एक्सचेंज का तरीका है और अब डबल कोइंसिडेंस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम थी उसको इसने सॉल्व कर दिया।
इन बार्टर सिस्टम। चलो अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा जी। आयुष अगली प्रॉब्लम, दक्ष अगली प्रॉब्लम, अनुराग अगली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में? यूनिट ऑफ वैल्यू, इधर Lack इधर of स्क्रीन storage. स्क्रीन देखो। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम थी? लैक ऑफ स्टोरेज। तो मनी में स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, तो मनी ने स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। तो मनी का दूसरा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन स्टोरेज। आप मनी कैन बी इजीली स्टोर्ड, मनी कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड इट ऑल्सो नॉट गेट्स डेप्रिशिएट, और मनी डेप्रिशिएट भी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 2000 का नोट रखो और धीरे धीरे छोटा होता चले 500 का हो जाए, ऐसा नहीं होता। मनी डेप्रिशिएट नहीं होती है, तो मनी कैन इजीली बी स्टोर्ड और वो डेप्रिशिएट भी नहीं होती है। तो उसने बार्टर सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, दैट इज लैक ऑफ स्टोरेज। चलिए तीसरी बताएंगे बेटा जी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बोलना है क्योंकि सेम टॉपिक चल रहा है। एफर्ट पेमेंट, बेटा उधर उधर स्क्रीन पे तीसरी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ, लाइन से चलेंगे ना, बोलो तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। उसको भी मनी ने सॉल्व कर दिया क्योंकि मनी इजीली डिवाइड हो सकती है। ये भी मनी के सेकेंडरी फंक्शन में आता है। आप देखो मनी के सेकेंडरी फंक्शन में जाएगा ये डिविजिबिलिटी, बिल्कुल इसी नाम से लिखूंगी। आप मनी को इजीली डिवाइड कर सकते हो। ये दोनों टॉपिक्स एक साथ पढ़ेंगे। मनी कैन बी इजीली डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स। आप इसको कितनी भी स्मॉल यूनिट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए चौथी प्रॉब्लम बेटा जी। दक्ष, ध्रुव, ईशा, मानव, मानसी, प्रखर, जल्दी जल्दी। फोर्थ प्रॉब्लम, lack of मेजरमेंट measurement. वैल्यू, तो मनी ने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, लेकिन ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। ये प्राइमरी है, 2 प्राइमरी है 3 सेकेंडरी है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अब आप हर चीज को मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एवरी कमोडिटी कैन बी इजीली मेजर्ड। क्या सिखाया था? इन टर्म्स ऑफ, बोल दो, इन टर्म्स ऑफ रुपी। मनी, in terms of rupee, every commodity can be easily measured in terms of rupee। मनी में मनी बोल लो, रुपी बोल लो, एक ही बात है। और लास्ट प्रॉब्लम थी बेटा जी लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स नहीं होती थी, बट क्योंकि अब मनी आ गई है तो आप डेफर्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल लोन, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब ये सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि अब बेटा जी किसका आविष्कार हो चुका है? मनी का। तो मनी के आने से बार्टर सिस्टम की सारी कमियां दूर हो गई, यही कहेंगे। मनी के आने से बार्टर सिस्टम की सारी कमियां दूर हो गई। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की भी जरूरत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी है मनी में, स्टोर भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है और फ्यूचर पेमेंट भी हो सकती है। तो बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मनी है। अब आप इसे नोट करेंगे, मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। ये लो, आराम से ले लो, 2-2 मिनट, हर स्क्रीन खुली है, बी क्विक। नेक्स्ट पेज दीदी। कर रही हूँ बेटा जी, 1 मिनट बस, फिर किसी का रह ना जाए ना, बस 1 मिनट।
दीदी बोलिए जी। दीदी जैसे ये सेकंड पॉइंट में लैक ऑफ स्टोरेज में लिखा है कि वो डेप्रिशिएट हो जाती है। दी जब हमारे को वैल्यू ही नहीं पता किसी कमोडिटी की, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो डेप्रिशिएट हो गई? डेप्रिशिएट इन द सेंस कि जो भी कमोडिटी आप स्टोर करोगे वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, इन द सेंस मतलब अकाउंट्स वाला डेप्रिशिएट नहीं, कि धीरे धीरे स्पॉइल की फॉर्म में समझ लो आप, यूसेज और टाइम के साथ चीज पुरानी पुरानी होती रहती है। तो यहाँ पे डेप्रिशिएट का मतलब है कि वो पुरानी हो जाएगी, कमोडिटी खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, कुछ भी बोल लो, पर आप डेप्रिसिएशन को रुपीस के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। दीदी नोट हो गया। ये वाला पेज आगे बढ़ा दें बेटा जी, अब तो आई गेस ये सबका हो गया होगा, ये लीजिए। हाँ जी दीदी। ये छोटा सा ही है, दिखाना है पीछे वाला पेज। डन मानव, डन। हाँ जी। चलिए, किसी का रह जाता है तो आप बोल दिया करो, हम दोबारा शो कर देंगे उसको, पर नोट अच्छे से करना है। डन। नहीं दीदी। दीदी हाँ जी बोलिए जी। दीदी ये फिफ्थ वाले पॉइंट में एक लाइन लिखवा दो प्लीज, कोई ढंग बेट की। इसकी जो लाइन है ना वो हमने हेडिंग में लिख दी, ये देखो इसमें आएगा लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जिन्होंने नोट कर लिया कोई बात नहीं, डजंट मैटर। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये हेडिंग बुक की है, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और अब आ जाएगा कि इन बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। In barter system, future payments are not possible. For example, loan. Lack of deferred payment, और नोट करेंगे मनी के फंक्शंस। मनी के फंक्शंस कुछ भी नहीं है, बार्टर सिस्टम का अपोजिट करो तो मनी के फंक्शंस तैयार हो जाएंगे। मनी के फंक्शंस दो कैटेगरी में है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का उल्टा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का उल्टा। लैक ऑफ स्टोरेज का उल्टा स्टोरेज, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का उल्टा डिविजिबिलिटी, और लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का उल्टा डेफर्ड पेमेंट। उल्टे ही दो रहे हैं, दैट्स इट। दो फंक्शंस प्राइमरी है और तीन फंक्शन सेकेंडरी है।
we have two types of money, fiat money and fiduciary money. Types of money, एक होती है फायट मनी, एक होती है फिड्यूशरी मनी. कोई किसी ने सुनी हो? उनसे पूछ रही हूँ जिनका कल पेपर है, उन्होंने तो स्कूल में सुनी होगी. वी हैव टू टाइप्स ऑफ मनी, फायट मनी एंड फिड्यूशरी मनी. हाँ जी, क्या होती है लक्ष्य फायट और फिड्यूशरी? दीदी एक तो फिएट तो होती है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू होती है, और फिड्यूशरी वो होती है, एक फिड्यूशरी जो वो ट्रस्ट पे दी जाती है, पेयर और पे के ऊपर. चलो अब सुनो एक बार, व्हाट इज फायट मनी? बेटा जी फायट मनी वो होती है विच इज इशूड बाय आरबीआई. तो दीदी हमारे देश में तो सारी मनी इशूड बाय आरबीआई होती है. आपने कहा था कि सिर्फ आरबीआई ही सोल अथॉरिटी है जो करेंसी इशू कर सकता है. अब आप कह रहे हो सिर्फ फायट मनी होती है. बेटा जी फायट मनी वो होती है विच इज इशूड बाय आरबीआई. सारे नोट्स और सारे कॉइन्स ये फायट मनी का ही पार्ट है, क्योंकि दे आर इशूड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट, एक ही बात है. चाहे आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारे नोट्स और सारे कॉइन्स फायट मनी ही होते हैं. अब एक बात बताओ, सारे नोट सारे कॉइन्स फायट मनी होते हैं, ऑल आर इशूड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट. एंड सबसे मेन बात, इट्स पेमेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड. बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसके द्वारा की गई पेमेंट को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है. दैट इज फायट मनी विच इज इशूड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट. सारे नोट सारे कॉइन्स फायट मनी है और इसकी पेमेंट को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. अभी और क्लियर हो जाते हैं. तो दीदी यही मनी होती है और तो कोई मनी होती नहीं है? होती है बेटा जी. अगर आपको नहीं पता तो सुनो, एक और मनी होती है विच इज इशूड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. होती है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो मनी इशू करता है, जैसे कि एटीएम चेक करते हैं ना. जैसे एसबीआई का चेक है, तो एसबीआई का चेक किसने इशू किया है? एसबीआई ने. पीएनबी का एटीएम है, तो किसने बनाया? पीएनबी ने. वो भी तो मनी है, लेकिन वो फिड्यूशरी मनी है और इट्स पेमेंट कैन बी रिजेक्टेड. इसकी पेमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है. बेटा जी आप मुझे नोट से पेमेंट दो, कॉइन से पेमेंट दो, मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ. बट अगर आप एटीएम या चेक दे रहे हो तो मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो कोई सरकार ने तो नहीं कहा ना कि वो मनी है. कई जगह लिखा होता है कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, चेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. पर आपने कभी देखा कि किसी दुकान पे लिखा है नोट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल? नोट्स तो हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि वो फायट मनी है. और फिड्यूशरी मनी वो होती है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, जैसे कि एटीएम और चेक. उसके द्वारा की गई पेमेंट को सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है, मना कर सकता है कि सर हम पेटीएम नहीं लेते, हम गूगल पे नहीं लेते, हम एटीएम नहीं लेते, हम चेक नहीं लेते. ऐसा हो सकता है, पर नोट्स और कॉइन्स द्वारा किए गई पेमेंट को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है. अब पहले आप यहाँ तक बताओ. हाँ जी बोलिए. जब कोई ऑनलाइन अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो फिर वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि कैश नॉट अलाउड, ऐसा कहते हैं ना, सीओडी नॉट अवेलेबल. हाँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी इज नॉट अलाउड. तो वो आपको और पेमेंट के ऑप्शन दे रहे हैं. वो भी बेटा जी इसलिए क्योंकि वो अपनी पेमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं कि कल को मान लो आप सामान मंगा लो, पैसे ना दो, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है. लेकिन अगर हम नॉर्मल डीलिंग की बात करें यूपीआई से और पेटीएम से. एग्जैक्टली फायट मनी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. अगर कोई मनी फायट है तो सामने वाला उसको फेस टू फेस, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया. वो ये हो गया कि बेटा जी वो ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं तो वो अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको कर रहे हैं कि लोग सामान मंगाते हैं फिर सही एड्रेस पे नहीं जाता, तो इस वजह से वो स्टेप्स लिए गए. लेकिन अगर हम आमने सामने बैठ के बात करें तो नोट्स और कॉइन्स की पेमेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. इट आर इशूड बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट. और जो फिड्यूशरी मनी होती है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एटीएम और चेक. क्लियर है तेजस्वनी? एक चीज और इसमें बताना चाहूंगी
बेटा जी इसमें क्या है, जैसे मान लो मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो मैं कॉइन्स में दे सकती हूँ? मेरा आपसे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना है। मेरे को किसी के 1 नहीं। लाख रुपए देने हैं, कॉइन्स में दे सकती हूँ, बट अभी तो मैंने बोला कि नोट्स और कॉइन्स को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। दीदी दीदी पर कौन कर नहीं तो देगा? सकते हैं, गलत। पर बहुत एक्सेस में नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कर तो हाँ, तो सकते क्या हैं, लिमिट है, क्या लिमिट है? पर कहीं 1 कोई लाख की लिमिट? दीदी बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ये आपका आंसर कॉइन है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी आंचल, 1 लाख की पेमेंट कॉइन में हो सकती है बेटा जी। अंजलि? ये तो इनकन्वीनियंट है बहुत ज्यादा। इनकन्वीनियंट है, डन। मेरे पे है, मैं दे सकती हूँ। अब आप ये बताओ कि सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या वो रिजेक्ट कर सकता है? क्वेश्चन सिर्फ इतना है। एक्सेप्ट तो दीदी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना क्योंकि वहाँ पड़ेगा। लिखा है एक्सेप्ट नोट्स करना एंड पड़ेगा। कॉइन्स इसीलिए गवर्नमेंट ने लिखा है मना नहीं कर सकते। कि अगर कॉइन्स की बात करें, अब उन्हें पता था कि इंडिया में ऐसे लोग हैं, फिर कहेंगे जी लिखा है सरकार ने तो कॉइन्स में रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो कैसे कर दिया? तो गवर्नमेंट ने लिख दिया बेटा जी कि कॉइन्स में मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है 20 रुपीज। ये लिखा गया है। मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपको याद भी रहे। तो कॉइन्स में मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कितने रुपीज है? 20 रुपए। इसके बाद वो आपकी पेमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। आपने ना एक एग्जांपल और देती हूँ। जब नोटबंदी हुई थी ना बेटा जी, तो हर जगह पोस्टर्स लगे थे, बहुत बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स गवर्नमेंट ने लगाए, बड़ा आया न्यूज में कि कॉइन्स आर फाइट मनी, बहुत बार आया। तो उस टाइम ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या हो रहा था जब नोट, दीदी हाँ accept हाँ, लोग कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे ही नोटबंदी हुई तो दुकानदार कॉइन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो क्योंकि वो कॉइन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो अच्छा, जब बैंक में हम पैसे एक्सचेंज कराने जा रहे थे तो नोट इतने प्रिंट नहीं हुए थे, तो वो कॉइन्स बांट रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम के लिए कॉइन्स की ये 20 रुपए वाली लिमिट को हटा दिया था। लेकिन वैसे कॉइन्स की 20 रुपए की लिमिट होती है कि 20 रुपए तक कॉइन्स एक्सेप्टेबल होते हैं, एंड कॉइन्स आर फाइट मनी। अगर मैं किसी को पैसे दे रही हूँ 20 रुपए तक, तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और नोट तो बिल्कुल भी नहीं रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस पे भी कंडीशन लगाई है कि नोट की भी आप 2 लाख पर डे की ही पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो फिड्यूशरी है, एटीएम और चेक, इसकी पेमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे देश में 2 तरीके की मनी काम करती है, एक फाइट मनी और एक फिड्यूशरी मनी। फाइट मनी वो है जो आरबीआई या सरकार द्वारा इशू करी गई है, और फिड्यूशरी मनी वो है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इशू करी है। तो फिड्यूशरी मनी को आप रिजेक्ट कर सकते हो कि मैं इस तरीके से पैसे नहीं लेता, लेकिन फाइट मनी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसमें कॉइन्स की लिमिट है 20 रुपीज। और किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मनी, नहीं। फाइट मनी, फिड्यूशरी मनी। ठीक है जी, यहाँ एंड करेंगे क्लास को। हमने 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए, जो कि बहुत है। अभी एक और है, बट वी हैव टू लीव दैट, क्योंकि नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मनी, और एक लास्ट क्वेश्चन। मनी 2 टाइप्स की होती है, फाइट मनी और फिड्यूशरी मनी। फाइट मनी के द्वारा की गई पेमेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि फिड्यूशरी मनी द्वारा की गई पेमेंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है।